हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कास्कल से आप सभी का बायो की ई क्लासेस में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में फाइलम कॉर्डेटा के लक्षण और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। फाइलम जो कॉर्डेटा है उसे अक्रेनिया क्रेनिटा ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप अक्रेनिया को सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। ग्रुप क्रेनिएटा में एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है जिसे दो डिवीज़न अग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया है। डिवीज़न नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस पिसीज और टेट्रापोडा आती हैं, जिसमें हमने सुपर क्लास पिसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा के लक्षणों को भी पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से सुपर क्लास टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में जो चार क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मैमेलिया। आज हम क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लास एम्फीबिया, एम्फी मीन्स होता है दोनों और बिया मीन्स रहने वाला, दोनों जगह रहने वाला। तो इन्हें उभयचर भी कहते हैं। उभयचर का मतलब जल और स्थल, यानी कि दो जगह पर ये पाए जाते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण है एम्फीबियंस के, जो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं जंतु, इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर पड़ा। और ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि पोइक्लोथर्मल होते हैं। पोइक्लोथर्मल मैंने आपको पहले भी बताया था। कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मल का मतलब होता है कि वे जीव जो वातावरण के अनुसार अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि जैसा टेम्परेचर हो रहा होता है वातावरण में, उसी के अनुसार इनका शरीर का तापमान बढ़ता और घट जाता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोइक्लोथर्मल एनिमल कहलाते हैं। और इस वर्ग की लगभग 3000 जातियाँ पाई जाती हैं। इनके शरीर पर स्केल, हेयर्स, विंग्स नहीं होते, लेकिन इनकी त्वचा ग्लैंडुलर होने के कारण, यानी कि ग्रंथि में होने के कारण काफ़ी चिकनी होती है। क्योंकि इनकी त्वचा पे ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो चिपचिपा सा श्लेष्म जो म्यूकस होता है उसका श्रावण करती है, जिससे इनकी त्वचा जो होती है वो चिकनी होती है। त्वचा बराबर कोमल और नम होने से इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि त्वचीय श्वसन पाया जाता है। मतलब ये स्किन के द्वारा श्वसन करते हैं और ये इनके जीवन के लिए अति आवश्यक है। इनमें दो जोड़े पाद होते हैं जिनमें साधारणतः 5 उंगलियां होती हैं। इनके नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। इनका अंतःकंकाल बोन्स का बना होता है। इनके हार्ट में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। इसका मतलब हार्ट जो है वो 3 चैम्बर में बटा होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। इनके लाल रुधिर कण में केंद्रक होता है, यानी कि जो आरबीसी होती हैं जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएं कहती हैं, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें लार्वावस्था में श्वसन गिल्स द्वारा और वयस्क जंतु में फेफड़े, त्वचा और मुखगुहा द्वारा होता है। किसी जंतु में वयस्क अवस्था में भी श्वसन गिल्स द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो आपने एम्फीबियंस में मुख्य रूप से जैसे मेढक होता है, तो जो लार्वा होता है उसका वो पानी में रहता है और मछली की तरह होता है, जिसे टैडपोल लार्वा भी कहते हैं। और जो लार्वा अवस्था होती है वो वयस्क अवस्था से बहुत भिन्न होती है। ठीक है, तो हमने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है कि जो लार्वा अवस्था पाई जाती है तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें जो शिशु अवस्था यानी कि लार्वा अवस्था होती है वो वयस्क से काफ़ी भिन्न होती है, उनके लक्षण में काफ़ी भिन्नता होती है। और जैसे जैसे वो वयस्क होते चले आते हैं उनके लक्षण चेंज हो जाते हैं। तो एम्फीबियंस में जो लार्वा अवस्था होती है वो ज़्यादातर ये पानी में होते हैं लार्वा। तो इनमें जो श्वसन होता है गिल्स द्वारा, यानी कि गलफड़ों द्वारा होता है, जैसे कि मछलियों में होता है। लेकिन जैसे जैसे वयस्क हो जाते हैं तो स्थल पर भी रहते हैं, तो इनमें श्वसन जो होता है वो लंग्स, स्किन और बक्कोफेरिंजियल कैविटी द्वारा शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें अगला है कि इनमें मलाशय मूत्र जनन वाहिनी क्लोएका में खुलते हैं। इनमें जनन पदार्थ और मल क्लोएका से ही बाहर निकलते हैं। क्लोएका एक पोर है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर जो स्पर्म और ओवम होते हैं उनका फ्यूजन जो होता है वो शरीर से बाहर होता है। तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। इनमें अधिकांश परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के समय एक लार्वा बनता है जिसे टैडपोल लार्वा कहते हैं।
इसमें ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता पाई जाती है। ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता का मतलब है जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ये कहीं छुप जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही बरसात का सीज़न आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटियस, नेक्ट्यूरस, साइरेन, सैलामेंडर, फ्रॉग, टोड, मिडवाइफ टोड आदि। देखिए इनके डायग्राम भी दिए हुए हैं। ये सारे जंतु जो हैं वो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इसके बाद जो क्लास आता है वो है रेप्टिलियम। रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप वर्ग। आपने बहुत सारे सरीसृप आसपास भी देखे हैं अपने, आप लोग पहचानते भी हैं इन्हें, ठीक है। लेकिन अब हम इनके मुख्य लक्षण पढ़ रहे हैं। ये साधारणतः स्थलवासी होते हैं लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये स्थल पे मिलते हैं लेकिन कुछ रेप्टिलिया जो होते हैं वो वाटर में भी पाए जाते हैं। ये क्राउलिंग यानी कि थल पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इस वर्ग को रेप्टिलिया कहा गया, ठीक है। ये अनियत तापी यानी कि पॉइक्लोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये फिर से वही बात आ गई कि इनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है, इसीलिए ये लोग ज़्यादातर ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता जैसे बोलते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ये सर्दियों में छुप जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है। इनकी त्वचा पे एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल बोन्स का बना होता है, ठीक है, हड्डियों का बना होता है। इनकी त्वचा ड्राई होती है क्योंकि इनमें ग्लैंड्स नहीं होती। ये एक मुख्य लक्षण आया कि इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है और इसमें ग्लैंड्स नहीं होती, जबकि अभी हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था उनकी स्किन कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है और ग्लैंड की वजह से उसमें चिकनापन पाया जाता है। इनकी खोपड़ी में केवल एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। इनमें गिल्स विकास की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। वयस्क में श्वसन लंग्स द्वारा होता है। इनमें जो फेफड़े होते हैं उन्हीं के द्वारा रेस्पिरेशन होता है मुख्य रूप से। और इनमें हार्ट 2 ऑरिकल और आंशिक रूप से विभाजित एक वेंट्रिकल में बटा होता है, ठीक है। जो 2 ऑरिकल तो क्लियर होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है जो आंशिक रूप से 2 भागों में बटा होता है। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। आहार नाल जनन मूत्र वाहिनियां क्लोएका में खुलती है, इसके लिए इनके लिए पृथक पृथक अलग अलग एनस और जनन क्षेत्र नहीं होते हैं। इनमें साधारणतः इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब है कि जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, मेल फीमेल जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म और ओवम, उनका जो फ्यूज़न है वो अगर शरीर के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और शरीर के बाहर होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने एम्फीबियंस में पढ़ा, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था यानी कि शरीर के बाहर, लेकिन रेप्टिलिया में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडे बड़े चूनेदार यानी कि कैलकेरियस कैल्शियम के बने हुए कवच द्वारा आच्छादित होते हैं। अंडे इनके बड़े होते हैं और उस पर कैल्शियम का बना हुआ कवच होता है। इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, मतलब लार्वा नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। इनके मुख के अंदर एक विष दंत पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है इसमें जो आते हैं जीव, टर्टल्स, टॉर्टॉइज, स्फिनोडॉन, हाउस लिजार्ड, यूरोमेस्टिक्स, वेरेनस, और ये सांप जो होते हैं नाजा, करैत, पाइथन, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर आदि, ये सभी जो होते हैं वो सरीसृप में आते हैं। ये देखिए इसके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं और इसमें जैसे गिरगिट है, कैमेलियन बोलते हैं इसे, और ये फ्लाइंग लिजार्ड है जो पेड़ों पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो रेप्टाइल्स के हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि रेप्टाइल्स के क्या लक्षण हैं और एम्फीबियंस के क्या लक्षण हैं। और अब हम जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास एवीज और क्लास मैमेलिया। तो तब तक के लिए आप लोग इसके नोट्स तैयार कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।